Hello everyone and welcome to NS Online Education. My name is Naveen Kumar, and in this video of statistics we will cover correlation and regression, which is the last topic from statistics. And in this we will discuss Pearson correlation coefficient, Spearman rank correlation, significance of R, and then linear regression. This topic is part of GATE, DBT, and also of CSR UGC NET Life Science. This is our website www.nsonlineedu.com, and here you find all courses for your गेट प्रिपरेशन. तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें सबसे अफोर्डेबल प्लान है हमारे पास मंथली मेंबरशिप प्लान विच इज़ ऑफ ₹649. एंड अगर आप हमारी हाफ वाली मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं दैट इज़ ऑफ ₹3,500. इसमें कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कोर्सेज जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. और मेंबरशिप प्लान में आपको जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे साइट पे उन सभी का एक्सेस आपको मिलता है रिलेटेड टू गेट एग्जाम. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, फर्स्ट हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें वन बाय वन कवर करेंगे. Correlation quantifies the strength of linear relationship between a pair of variables. Variables आपको पता है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फॉर एग्जांपल x एंड y. तो इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है. और अगर हम बात करें पाई की तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 3.14. तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है. और x और y इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये क्या है, वेरिएबल है. सो हमें ये फाइंड आउट करना है क्या x और y के बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. रिलेशनशिप से मीनिंग होता है कि अगर x की वैल्यू को हम चेंज करें तो क्या y की वैल्यू इफेक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है. क्या x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है या फिर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट मीन्स यस इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है. बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि x की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, y की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, ठीक है. तो दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. और ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू हम इंक्रीज तो कर रहे हैं और y की वैल्यू में चेंज आ रहा है, बट वो चेंज कुछ स्पेसिफिक नहीं है. y कोई भी रैंडम वैल्यू जो है उसको एक्वायर कर ले रहा है, दैट मीन्स कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रैंडमली, ठीक है. तो उस केस में भी इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है. तो हमें यही फाइंड आउट करना है क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं है. और अगर इनके बीच में रिलेशनशिप है सो उसकी स्ट्रेंथ क्या है. ओके, स्ट्रेंथ मीन्स कि कितना स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप, क्या एक्स की वैल्यू चेंज करने से वाई की वैल्यू में कितना चेंज आता है, ठीक है. सो वो भी हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. ओके, तो कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, हम क्वांटिफाई करते हैं किसको, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है. उसको क्वांटिफाई करें उसके लिए मैथमेटिकल टूल्स यूज करेंगे, फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कम वैल्यू आ रही है दैट मीन्स वीक रिलेशनशिप है, ठीक है. और अगर अभी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट उसमें एग्जाम्पल में कि अगर जीरो वैल्यू आ रही है तो दैट मीन्स देयर इज ए नो रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्स एंड वाई. ओके, देन नेक्स्ट इज रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या करता है, एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. सो अभी हमने देखा कि इनके बीच की स्ट्रेंथ क्या है और उसके बाद हम देखना चाहते हैं क्या कोई एक ऐसी इक्वेशन है जो कि इनके रिलेशनशिप को डिफाइन कर सके. फॉर एग्जाम्पल लीनियर लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल अगेन y एंड x, ठीक है. और m और c क्या है यहाँ पर, ये हमारे कांस्टेंट हैं, कॉन्स्टेंट्स. ओके, सो y की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें x की वैल्यू पता है और ये जो कांस्टेंट है एंड sin की वैल्यू हमें पता है तो हम क्या है y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. सो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं जो कि उनके बीच का रिलेशनशिप को डिफाइन कर सके. और क्योंकि हम बेसिक कवर कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस. तो इसमें हमें लीनियर लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है y और x के बीच में जो कि उनके रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे, ठीक है. सो this is what correlation and regression is about. okay, तो फर्स्ट स्टेप जो है कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस में वो है स्कैटर डायग्राम प्लॉट करना, ठीक है. इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ABCDEFGHIJ ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और इनके मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए. तो मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 30 हैं एंड जो फिजिक्स के मार्क्स हैं दैट आर आउट ऑफ 40. सो हमें ये फाइंड आउट करना है क्या मैथ्स और जो फिजिक्स के मार्क्स हैं इन स्टूडेंट्स के, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्लास में अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में वीक है
तो वो फिजिक्स में भी ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में स्ट्रांग है तो उसके फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन मैथ्स मार्क्स एंड फिजिक्स मार्क्स, ओके। सो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है मैथ्स एंड फिजिक्स में, और हमें ये फाइंड आउट करना है इस डेटा से क्या कोई रिलेशनशिप है कि मैथ्स में जो मार्क्स आ रहे हैं और जो फिजिक्स में मार्क्स आ रहे हैं, या फिर कोई इस टाइप का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्कैटर डायग्राम प्लॉट करना। तो यहाँ पर एक स्कैटर डायग्राम प्लॉट किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे मैथ्स के मार्क्स हैं और वाई एक्सिस पे फिजिक्स के मार्क्स मेंशन किए गए हैं। तो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ओके। तो ये हमारे दो वेरिएबल हो गए हैं, ठीक है, पेयर ऑफ वेरिएबल हमारे पास आ गए हैं और जिनके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ओके। देन आप देख सकते हैं कि अगर मैथ्स में 20 मार्क्स हैं तो फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं 30, सो 20 इज हेयर एंड 30 इज हेयर। सो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20, 30, यानी कि ये जो है ये ए स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सिमिलरली बाकी पॉइंट्स को भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके 8 मार्क्स आए एंड देन इसमें 21, सो 8 यहाँ पर लाई कर रहा है और 21 इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 8 है और ये 21 है, सो ये किसके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सी स्टूडेंट के मार्क्स को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 8, 21। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो स्कैटर डायग्राम प्लॉट करने से एक हमें आइडिया मिल जाएगा। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इस प्लॉट को देखेंगे तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो ये जो हमने डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए हैं स्कैटर डायग्राम में, क्या ये किसी एक फैशन में है या फिर नहीं है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें आपके लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि इनके बीच में कुछ तो रिलेशनशिप है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है। थोड़ा तो डेविएशन है, मतलब पॉइंट्स के बीच में कुछ स्पेस तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे आएंगे। अगर सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी ये जो हमने लाइन लीनियर लाइन ड्रॉ की है, अगर सारे पॉइंट्स इसी पे लाई करते हैं दैट मीन्स देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। तो उनकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन से थोड़े डिस्टेंस पे हैं दैट मीन्स कि रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर जो केस है, हमने ये अपनी तरफ से एक एज्यूम करके एक लाइन ड्रॉ की है और हम देख सकते हैं कि पॉइंट्स इससे कुछ डिस्टेंस पे हैं बट इस लाइन के काफ़ी क्लोज हैं, ओके। सो आप ये देख सकते हैं, तो ये डेविएशन है इन पॉइंट्स का फ्रॉम दिस लाइन। तो ये जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे होंगे। इस टाइप के जो पॉइंट्स है ना वो इस लाइन को की जो मतलब जो लाइन है इसको काफ़ी अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे रिग्रेशन एनालिसिस उसको काफ़ी अफेक्ट करते हैं। इस टाइप के पॉइंट्स को हमें जो है नेग्लेक्ट करना चाहिए जब हम आप कभी भी अपने लैब में जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि काफ़ी लार्ज एरर आया है, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के काफ़ी क्लोज है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी डिस्टेंस पे, दैट मीन्स आपने वहाँ पे उस वैल्यू को फाइंड आउट करने में कुछ ना कुछ एरर आपने शायद वहाँ पे किया है। वो मैकेनिकल भी हो सकता है और या फिर पर्सनल ह्यूमन एरर भी वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको हम अवॉइड करते हैं अगर ज़्यादातर पॉइंट जो है वो हमारी लाइन के क्लोज होते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो रिग्रेशन में हमें यही फाइंड आउट करना है, हमें रिग्रेशन में एक ऐसी लाइन को लीनियर रिग्रेशन में हमें ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है, ऐसी एक लीनियर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि जिससे ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज हो। क्योंकि लाइंस तो हम किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट हमें ये देखना है कि ये जो डेटा पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं इस स्कैटर प्लॉट में वो जो पॉइंट्स हैं उसके लिए वो कौन सी लाइन होगी जिससे ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये अगर हम लाइन एज्यूम करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये लाइन भी पॉसिबल है, सिमिलरली ये लाइन भी पॉसिबल है, बट ये जो लाइन है इससे जो ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी क्लोज हैं, तो हम कह सकते हैं यस दिस दिस विल बी आर लाइन, ओके। तो यही हमें फाइंड आउट करनी है। और क्योंकि एक बार हमें लाइन मिल जाएगी तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इससे हम हमारी लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, लीनियर लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जहाँ पर m क्या है वो इस लाइन का स्लोप है। मैं बाकी लाइंस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ओके।
सो ये जो m है वो क्या है, इस लाइन का स्लोप है। स्लोप आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप होता है टेन थीटा, ये आपका थीटा एंगल हो गया, ठीक है। सो टेन थीटा इज स्लोप ऑफ द लाइन एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास एक ये पॉइंट है और हमारे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर? तो इजी है ये, इसमें कुछ इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। सो आपको अगर ये पॉइंट की वैल्यूज पता है x, और ये आपका पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा y2 कॉमा, और सॉरी x2 कॉमा y2, पहले x की वैल्यू आती है उसके बाद y की वैल्यू, x2 कॉमा y2, एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट विल रिप्रेजेंट, ओके दिस पॉइंट, दिस विल रिप्रेजेंट x1 कॉमा y1, ठीक है। सो ये वैल्यूज आपको पता होंगे यहाँ पर कि ये वैल्यूज क्या है x की और y की, और इससे हम क्या है स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं इस लाइन का, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ओके, सिमिलरली c क्या है, c इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब y को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं 20 से स्टार्ट हो रहा है, और जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो भी हमने 20 से ही ड्रॉ करी है, दैट मीन्स यहाँ पे c की वैल्यू 20 है। बट अगर ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होती तो उस केस में जो इंटरसेप्ट है दैट विल बी 30, और अगर ये जीरो से हम लाइन ड्रॉ करते तो उस केस में c की वैल्यू जीरो भी हो सकती थी, ठीक है। सो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ये एक लीनियर लाइन इक्वेशन है, और हमारे डेटा में काफ़ी फिट हो जाएगी इसमें जब अगर हम इसको सॉल्व करें तो, ठीक है। नाउ तो इससे हमें पता चलेगा कि कोरिलेशन से तो हमें पता चलेगा कि इनके बीच में क्या स्ट्रेंथ है, इनके बीच में रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, और रिग्रेशन से हमें पता चलेगा कि वो लाइन इक्वेशन यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर हमें x की वैल्यू पता है, यानी कि हमें ये पता है कि उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि उसके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि x की वैल्यू पता हो चल जाएगी, और m की वैल्यू, m और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस से। सो हम ये बता सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू रियल में वो हो, बट एक हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर सारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर लाई करें, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और इस केस में ये जो रिग्रेशन से जो हम लीनियर लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू हमें देगी, ठीक है। और बट जितना वीक होगा मतलब रिलेशनशिप, उतना ही जो है ये इस फॉर्मूले को यूज करके उतना ही जो है हमें मतलब एक्यूरेसी कम हो जाएगी इस फॉर्मूले की, ओके। Now we will discuss method to find correlation, and in that first method is Pearson product movement correlation coefficient. Okay, so इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीवियस एग्जांपल जो भी हमने देखा था, जिसमें हमने फिजिक्स के स्कोर देखे और मैथ्स के स्कोर देखे, ठीक है। यहाँ पर x बार जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन ऑफ x, मीन ऑफ x मतलब मैथ्स के स्कोर का मीन क्या है स्टूडेंट्स का, ठीक है। और यहाँ पर जो y बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फिजिक्स का जो स्कोर है उसका मीन क्या है, ठीक है। सो मीन आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑल द वैल्यूज एंड देन डिवाइड देम विद द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या गया, जो 10 स्टूडेंट्स थे उनके स्कोर को ऐड किया, उसके बाद 10 से उसको डिवाइड कर दिया, एंड द आंसर इज 30, ओके। सो फिजिक्स का जो मीन है वो 30 है, और जो मैथ्स का जो मीन है दैट इज 17। तो अप टू दिस पॉइंट, तो यहाँ से ये आपका मीन हो गया 17 और ये हो गया है आपका 30, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपके मीन से कम हैं, और ये वैल्यूज़ मीन से ज़्यादा हैं। सिमिलरली फिजिक्स के लिए मीन से ऊपर वाली वैल्यूज़ 30 के ऊपर आएंगी, और मीन से जो नीचे वैल्यू है, ठीक है, वाई बार, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ और इसको एक्स बार, ठीक है। और तो ये जो वैल्यूज़ है वो से नीचे है, ठीक है। नाउ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है द पॉइंट्स इन द टॉप राइट हैव एक्स वाई वैल्यू ग्रेटर देन एक्स एंड वाई, एक्स बार एंड वाई बार रिस्पेक्टिवली। सो the x minus x bar and y minus y bar are both positive and so is the product x bar, x minus x bar, y minus y bar, ठीक है। इस पॉइंट को पहले समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि फॉर्मूला, ये जो हम फॉर्मूला है हमारे पास पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें हम ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज 23,35, 23 ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, और ये आपकी 35 की वैल्यू तो है ही, ठीक है, y के लिए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ
अगर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करें क्या, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितना डेविएशन है मीन से x का, ठीक है। सो अगर हम x के लिए फाइंड आउट करें तो आपको पता है x माइनस एक्स बार, सो x की वैल्यू हमारे पास 23 माइनस एक्स बार हमारे पास कितना है, दैट इज 17, ओके। सो माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 339, ओके। सो 9 का यहाँ पे डेविएशन है। और अगर हम बात करें y की, तो y माइनस वाई बार, तो ये हमें बताएगा कि y से मीन जो है उससे कितना डेविएशन है इस 35 का, ठीक है। सो दैट विल बी 35 माइनस 30 एंड दैट विल गिव अस 5। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि मीन से कितना डेविएशन है x का और y का, ठीक है। x का जो आ रहा है अपने मीन से डेविएशन दैट इज 9 और y का जो डेविएशन आ रहा है अपने मीन से दैट इज 5, ओके। नाउ अगर हम इन ये जो आपने डेविएशन हमने फाइंड आउट किया है, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, ठीक है, ये x का डेविएशन का और y के डेविएशन का इनका प्रोडक्ट करें तो 9 इंटू 5 विल गिव अस 9 5 45। सो आंसर इज 45 विच इज ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर हम जो डेविएशन है जो डिफरेंस है मीन से, ठीक है, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए, इस क्वाड्रेंट के लिए जो आपका टॉप राइट क्वाड्रेंट है, तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये जो हमारा आपका ये जो क्वाड्रेंट है दैट इज बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट, इस केस में भी जो आपके पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, कितना लें, 11,21, ओके। सो एज्यूम कर लेते हैं ये इसके कोऑर्डिनेट है 11 एंड 21। सो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 11 वो क्या है, इस ये जो आपका मीन वैल्यू है, ठीक है, उससे लेस है, ठीक है। सो लेस है तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 11 माइनस 17 विल गिव अस -6। और सिमिलरली ये जो y बार है उससे y की वैल्यू कम है तो 21 माइनस 30 विल गिव अस -9। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो डेविएशन है मीन से वो क्या है, नेगेटिव है। तो और अगर हम इसका ये जो हमारी डेविएशन आया इसको मल्टीप्लाई करें -6 इंटू -9 तो दैट विल गिव अस, को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 9 6 45। बट जो आंसर है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव। तो आपने देखा कि ऑल दो डेविएशन नेगेटिव था बट जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, पॉजिटिव। यही आपको सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है, ठीक है। दोज इन द बॉटम लेफ्ट हैव द वैल्यू लेस देन एक्स बार एंड वाई बार, so x minus x bar and y minus y bar are both negative and again the product is positive। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है बट जो आपका डिफरेंस है वो नेगेटिव है। बट अगर हम बात करें जो हमारे अदर टू क्वाड्रेंट्स हैं, यानी कि टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड टॉप राइट क्वाड्रेंट, इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कंसिडर कर लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है और इसकी वैल्यू क्या कंसिडर करें, 14, ठीक है। तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा 14 है और ये हम कंसिडर कर लेते हैं लेट्स से 32, ओके। एक्चुअल वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 14 एंड 32 इसके कोऑर्डिनेट हैं। नाउ 14 जो है अगर इसका हम निकालें x के लिए, ठीक है, सो x का जो डिफरेंस है दैट इज 14 माइनस 17, तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आएगा -3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मीन की वैल्यू जो है x का जो मीन है उससे लेस वैल्यू है, बट जो y है y की वैल्यू जो है उसके अपने मीन से ज्यादा है, यानी कि 32 माइनस 30 विल गिव यू 2। सो आपने देखा एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा -3 इंटू 2 दैट विल गिव अस 6 विच इज ए सॉरी -6, ओके, -6। तो -6 क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसके केस में जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली ये जो केस है यहाँ पे कोई पॉइंट तो नहीं है बट आप यहाँ से कोई भी अपना पॉइंट एज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको कह दें कि ये 20 और 25 है इसके कोऑर्डिनेट, तो 20 आप देख सकते हैं ये मेन वैल्यू से ज़्यादा है, तो 20 माइनस 17 विल गिव अस 3 एंड 25 माइनस 30 विल गिव अस -5। तो आपने देखा यहाँ पर अगेन इनका जो प्रोडक्ट है -5 इंटू 3 ये क्या आएगा, -15, यानी कि जहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। तो हमने देखा यहाँ पर जो प्रोडक्ट है मीन डेविएशन का वो पॉजिटिव आता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है अगेन ये भी पॉजिटिव आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है और इस केस में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यही जो फीचर्स हमने देखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम कंसिडर कर लें कि यही हमारे पास डेटा है फिजिक्स और मैथ्स का, वो इसके लिए जो हम लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
रिग्रेशन में, तो वो इस टाइप ये होगी, ठीक है। सो ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी वो लाइन है जो कि इन पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस में है, ठीक है। सो क्या है कि जो पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं जिससे ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस क्वाड्रेंट से पास हो रही है और इस क्वाड्रेंट से पास हो रही है, इनसे पास नहीं हो रही है, ठीक है। सो जो पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट्स में है, ये जो पॉइंट्स है और ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो इस लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो पॉइंट है जो कि इस क्वाड्रेंट में जो कि नेगेटिव है, वो क्या कर रहे हैं, वो इस लाइन को क्या कर रहे हैं, वो इस लाइन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसको ये जो रिलेशनशिप है उसको वीकन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीक करने का काम कर रहे हैं, बट जो क्वाड्रेंट जिससे लाइन पास हो रही है उसके जो पॉइंट्स है वो इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इनका जो प्रोडक्ट है वो ऐड होगा, तभी हमने यहाँ पे समेशन साइन का यूज किया है ऐड करने के लिए। तो समेशन में क्या है, जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये जो पॉजिटिव है ये वैल्यूज ये ऐड हो जाएंगी, इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने से क्या होगा, वो रिलेशनशिप को बताएगा कि ये x और y के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है, ओके। तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये जो वैल्यू है, ये जो आउटसाइड वैल्यू है, लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस, ये जो वैल्यू है ये क्या कर रहे हैं, ये इसको वीकन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ओके। सो ये आइडिया है इसका, क्या इस फॉर्मूले का। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लाइन एज्यूम कीजिए कि हमारी लाइन ये नहीं है, हमारी लाइन ये है, ठीक है। और अब जो पॉइंट्स हैं वो ये क्रॉस नहीं है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं सर्कल जो है ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ओके। नाउ इस केस में क्या होगा, इस केस में हमने देखा था ये हमारा नेगेटिव साइड है, ये भी हमारा नेगेटिव है, ये हमारे पॉजिटिव है, इनका जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव है। नाउ इस केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्या है, वो इस लाइन को सपोर्ट करेंगे। इस लाइन को कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा और ये जो पॉइंट्स हैं इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और समेशन में ये क्या होगा, जब हम समेशन करेंगे ऐड करेंगे तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू सब ऐड होती चली जाएंगी, जिससे क्या है, जो आर की वैल्यू है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू ऐड होंगी तो आर की वैल्यू उसके बाद भी इंक्रीज होगी, बट नेगेटिव साइड में इंक्रीज होगी। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है कि आपकी जो वैल्यू यानी कि जो आर की वैल्यू है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, उससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बता रहे हैं कि रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या चीज़ नहीं बता रही है रिलेशनशिप, कि जो अगर समेशन की वैल्यू कम आएगी, लो वैल्यू आएगी, लो मतलब लो से मेरा मतलब है कि जीरो के क्लोज आएगी, तो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। बट जितनी ज़्यादा पॉजिटिव आएगी और जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी उसका मतलब है उतना ही स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव का मतलब क्या है कि ज़्यादा ये जो पॉइंट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस लाइन को, ठीक है। बट अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लाई करते हैं इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये इस लाइन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो किस लाइन को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट मतलब ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इस लाइन को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बट क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट जो हैं, ये सर्कल जो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो क्योंकि इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में है, तो जो लाइन जो रिग्रेशन मतलब कोरिलेशन में सपोर्ट करेगी वो क्या है, वो ये वाली लाइन है, ना कि ये वाली। इसको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं जो कि इसको काउंटर कर सके, इन पॉइंट्स की वैल्यू को काउंटर कर सके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या करेगा कि वो इन सभी पॉइंट्स की जो मतलब प्रोडक्ट है उनको ऐड कर देगा। और अगर ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये इस लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो इस लाइन को सपोर्ट कर रही है। और नेगेटिव आने का मतलब ये है कि वो इस रिलेशनशिप में यानी कि इस लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ओके। मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि दोनों लाइन का डिफरेंस क्या है। दोनों लाइन का ये डिफरेंस है कि अगर हम इस लाइन की बात करें, ठीक है, इस लाइन की, तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, ठीक है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये जो हमारी दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की है,
ठीक है, इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये सेकंड जो लाइन है, अगर ये लाइन को सपोर्ट करता है डेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप y की वैल्यू को इंक्रीज y की वैल्यू को सॉरी x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों, आप देख सकते हैं फॉर दिस लाइन, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कम है बट y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू ज़्यादा है और y की वैल्यू क्या है, लो है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव अगर आता है r, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इनके बीच में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, और अगर पॉजिटिव आती है तो दैट मीन्स इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होती है। बस यही डिफरेंस है माइनस और पॉजिटिव का, ठीक है। और तो दैट मीन्स कि नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में, और किस टाइप का रिलेशनशिप होगा ये मैंने आपको बता दिया है। बट वो कितना स्ट्रांग है वो कितना वीक है वो डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू क्या है। आर की वैल्यू अगर जीरो के क्लोज होगी तो दैट मीन्स कि वहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो वीक है, क्योंकि जो आर है यहाँ पर, जो हमारा आर है, इसकी वैल्यू लाई करती है -1 लेस देन इक्वल आर लेस देन इक्वल 1। दैट मीन्स ये जो आर है इसकी वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो अगर आपकी जो वैल्यू है आर की वो 1 के क्लोज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो दैट मीन्स कि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। बट अगर ये जो वैल्यू है वो आपकी जीरो आ जाए, आर इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो दैट मीन्स इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही वीक है, और जीरो का मतलब होता है कि नो रिलेशनशिप एट ऑल। ओके, तो आर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स नो रिलेशनशिप एट ऑल। वो आपका डेटा क्या है, रैंडम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइप का स्कैटर प्लॉट है कि पॉइंट्स अपने रैंडमली हैं, तो इस केस में आर की वैल्यू जीरो के काफ़ी क्लोज आएगी, तो दैट मीन्स नो रिलेशनशिप। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये आपको पता चल गया आइडिया क्या है इस फॉर्मूले का, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो इसमें हमने मीन से डेविएशन देखा है, उसको ऐड किया है, उनका प्रोडक्ट किया है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा ऐड हो जाएंगी तो पॉजिटिव आएगा आर वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा ऐड होंगी तो नेगेटिव आएगा कोरिलेशन, ठीक है। और अगर आप एस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस एक्स एंड एस वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। बट अगर हम सिंपल ये फॉर्मूला लिखते हैं 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कोवेरियंस को, ठीक है, और कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये भी आपका कोरिलेशन ही है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है वैल्यू, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, बट ये जो कोवेरियंस है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, और -1 से भी आगे जा सकती है, ठीक है। तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या किया है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया है, एस एक्स माइनस एस वाई से डिवाइड कर दिया है, जिससे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, अब एक स्पेसिफिक रेंज में आ गई है। वो रेंज क्या है, -1 से 1, और इसको समझना ईजी हो जाता है, ठीक है, कि 1 है तो यानी कि परफेक्टली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, और -1 का मतलब है स्ट्रॉन्ग इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। बट यहाँ पे कोवेरियंस के साथ ये पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए क्या क्या इस फॉर्मूले को, कोवेरियंस को मॉडिफाई करके क्या क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड किया गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर, जो भी हमने सेंट्रल टेंडेंसी की जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में, वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा था, विच इज इक्वल्स टू 1/n, यानी कि जो वेरिएंस था उसका अंडर रूट, ठीक है। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अगर हम अंडर रूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो ये फॉर्मूले में क्या किया है हमने, इस फॉर्मूले में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया है, ठीक है। और इससे होता क्या है कि एक्चुअली एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो एक्स के लिए तो ये हो जाएगा, वाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/n वाई माइनस वाई बार एंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में, यहाँ पर भी हमारे पास 1/n है और यहाँ पर भी हमारे पास 1/n है, ठीक है। सो और दोनों ही अंडर रूट में है, बट अगर क्योंकि ये क्या है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। सो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो सिमिलरली 1/√n इंटू 1/√n विल बी इक्वल्स टू 1/n। ओके, सो 1/n जो इनके यहाँ से आएगा एक्स एक्स और ये जो एस वाई है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से
क्या आएगा, 1/n जो आएगा वो इस 1/n को कैंसिल कर देगा, इसलिए इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको 1/n मेंशन नहीं है। ओके, सो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो इसलिए क्या है, ताकि ये जो फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्म हुआ है इसकी एक इमेज आपके माइंड में बन जाए। इन केस आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, तो भी आप जो है इसका फॉर्मूला खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं देन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ आर -0.9। तो माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पे अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और ये 0.9 है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर पॉइंट जो है वो इस लाइन के काफ़ी क्लोज होंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर +0.9 है, तो यहाँ पर भी एक लाइन होगी, और जो ज़्यादातर जो पॉइंट्स है उस लाइन के काफ़ी क्लोज होंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है 0.9 है, 1 के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नेगेटिव का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से शो किया गया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और पॉजिटिव कोरिलेशन में आप देख सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो इसी लाइन के ऊपर आएंगे, और देन नेगेटिव कोरिलेशन में ये आपका इस फॉर्म में आएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्ट ज़्यादा ऐड हो रहा, और यहाँ पर भी पॉइंट्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो पॉइंट्स जो है इसी लाइन के काफ़ी क्लोज होंगे। वीक में क्या है कि वो लाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर भी है, बट जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं हमारी जो रिग्रेशन की जो लाइन होगी। ठीक है, नो कोरिलेशन में आप देख सकते हैं पॉइंट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी लाइन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये यहाँ पे बताया गया द वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1। तो ये मैं आपको बता दिया था मैंने, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओके और +1। क्लियर, सो आर की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। अ पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट क्लोज टू +1 indicate strong positive linear relationship, -1 represent strong negative linear relationship and close to 0 represent no linear relationship at all। तो यहाँ पे कोई भी linear relationship नहीं है। तो यही था कोरिलेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी। ठीक है, टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन अ पेयर ऑफ वेरिएबल। ओके, और ये इसका फॉर्मूला है। ओके देन अब यही एग्जांपल हमने जो देखा था इसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर। ठीक है, इसके आर के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एक्स बार की वैल्यू हमें चाहिए होगी, वाई बार, तो वाई की वैल्यू तो गिवन है, ये सब वाई की वैल्यू। तो यानी कि मीन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा, एक ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इन दोनों ही चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और फिर हमें इनका डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है और उसका स्क्वायर भी करना है। तो गेट एग्जाम में आपको ज़्यादा लार्ज डेटा वहाँ पे गिवन नहीं होगा, और तो इसलिए हम इसी सिंपल फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि इन फॉर्मूलों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है और उसके बाद यूज़ किया जाता है। ठीक है, उससे क्या है कि जो अगर लार्ज डेटा होता है तो उसको सॉल्व करने में ईजी रहता है। ओके, बट क्योंकि हम फॉर्मूले जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो उनको याद रखना उतना ही मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारे बेसिक फॉर्मूले बस उसी को हम देख रहे हैं। सो ये हमारे पास एक्स पहले ऑलरेडी है, वाई भी है, अब हमें क्या इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता ही क्या करते हैं, इन सबको सम कर देते हैं। तो सम कर लेते हैं जल्दी से, 20 + 23 + 8 + 29 + 14 + 11 + 11 + 20 + 17 + 17, आई थिंक टोटल 10 है, तो डिवाइड बाई 10 आंसर विल बी 17। तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ रही है दैट इज 17, ये हमारा एक्स बार है। देन वाई बार भी हमें इसी तरीके से, अच्छा वाई बार एक्स बार पहले से गिवन था हमें पीछे, हाँ वाई बार की वैल्यू है 30। ठीक है, तो इनको भी आप सम करेंगे फाइंड आउट करेंगे तो आंसर यहाँ से क्या आएगा 30। तो ये हमारे पास वाई बार, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हमें क्या है इनका फाइंड आउट क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। ओके, तो इसका और उसके बाद उसका हमें प्रोडक्ट भी करना होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे y माइनस वाई बार। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। तो 20 - 17 विल बी 3 एंड दिस विल बी 3 3 6 एंड ये -8, ओके 2 और 9 -9 एंड दिस विल बी प्लस, प्लस का कितना आएगा
3 और 9 12, देन 14 यहाँ से आएगा -3, -6 एंड 3 0 0। ओके, तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करी, x माइनस एक्स बार, एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। एंड देन 30 के लिए भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 30 माइनस 30 0 5 एंड यहाँ पे आएगा 9 बट माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे +3 +3 -4 -8 +1 +3 एंड +6। ओके, सो ये हमारी वैल्यूज आ गई है, ठीक है। और चेक कर लेना आप लोग कि सही है या नहीं है, तो मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर कैलकुलेशन में। ओके, देन ये हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये हमने ये फाइंड आउट कर लिया और ये भी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एक हमें इनका स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर क्यों करते हैं डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन में, ताकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। बट इस केस के लिए कोरिलेशन के लिए जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए, क्यों, ताकि हमें पता चल सके कि पॉजिटिव साइड के लिए डेटा सपोर्ट कर रहा है, नेगेटिव साइड के लिए, ठीक है। सो बट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसका। तो स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 9 6 6 36 9 9 81 एंड 12 12 144 अगेन 9 36 36 9 0 0, ठीक है। नीचे भी स्क्वायर करते हैं इसका, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 25 81 9 9 16 64 1 9 36, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर कर लिया है और इसके बाद हमारे पास कुछ रह गया है क्या, समथिंग, और उसके बाद हमें स्क्वायर हमने कर लिया है। ओके, इसका प्रोडक्ट हमें करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इस वैल्यू चेंज कर लेते हैं कलर। ओके, हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसका हमें समेशन वहाँ पे लिखना है। तो इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3 टाइम्स 0 0 6 5 जा 30 एंड -9 81 एंड 12 3 36 -9 प्लस 6 4 जा 36, सॉरी 6 4 24, सॉरी 24 positive and 8 6 is 48 and that 2 is positive and 3 1 is 3 0 0। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ओके। और लास्ट हमारा रह गया है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो हमने स्क्वायर किया है इनका भी हमें मल्टीप्लिकेशन, ओके, समेशन का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है, ओके। तो इनका हमें समेशन फाइंड आउट करना है, इसका और इसका, उसके बाद हमारा डन। और इसका भी हमें समेशन फाइंड आउट करना है इसके, क्योंकि ये पहले प्रोडक्ट का पहले हमने फाइंड आउट किया कि डेविएशन कितना है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद इनका समेशन चाहिए। तो समेशन के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो 30 + 81 + 36 -9। तो देखिए -9 क्या है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। बट ज़्यादातर वैल्यू आप देखेंगे तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शिप की तरफ इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ से आंसर आया 213। और इसके अलावा में इनका इंडिविजुअल सम चाहिए, तो इसका इंडिविजुअल सम में कितना है, 25 + 81 + 9 + 9 + 16 + 64 + 1 + 9 + 36। यहाँ से आंसर आ रहा है 250। और x का भी कर लेते हैं, जो हमने स्क्वायर किया था 9 + 36 + 81 + 144 + 9 + 36 + 36 + 9, एंड यहाँ से आंसर आ रहा है 360। ओके, सो अगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मतलब सारे पॉइंट्स एक लीनियर लाइन पे ही आपके आ रहे होते, तो उस केस में ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आएगी और ये जो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होंगी, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, ये जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, बट ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने दे रहा है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दे रहा है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, समीशन चाहिए था किसका,
एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार के जो प्रोडक्ट है उसका समीशन विच इज़ 213 डिवाइडेड बाई किसे डिवाइड करना है हमें 250, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार और सॉरी एक्स माइनस एक्स बार है हमारा का जो स्क्वायर है उसका जो समेशन है दैट इज 360। सो 360 इनटू और ये क्या है हमारा वाई माइनस वाई बार विच इज़ 250 और इसका अंडर रूट मत भूलिएगा, अंडर रूट ज़रूरी है अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा आ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं 213 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 213 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ब्रैकेट 360 इंटू 360 इंटू 250 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से आंसर आ रहा है 0.71। सो पहली चीज़ तो ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव, ठीक है, रिलेशनशिप, और सेकंड चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 1 के क्लोज है, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वैसे इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, 0.9 होता है तो हम कहते हैं यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, बट इतना वीक भी नहीं है, ठीक है, तो 0.5 से तो ज़्यादा ही है, तो 0.71 यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसका मतलब यस ये सपोर्ट कर रही है इसको डेटा को कि इनके बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, बट क्योंकि पॉइंट्स थोड़े दूर है हमारे इस लाइन से इसीलिए आर की वैल्यू 0.71 आई है। अगर ये जितना ज़्यादा क्लोज आएंगे इस लाइन के उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिकेट होगा और उस केस में जो वैल्यू है वो 1 के उतनी ही क्लोज आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है पियर्सन मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, सो एक बार इसे खुद से ट्राई करें अगेन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अब हमें नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ आर, ठीक है। अब आर की जो वैल्यू हमारे पास आई है अभी हमने देखा पीछे आई थी 0.71, बट क्या इससे हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस लेकर के एज्यूम करनी पड़ेंगी। एक हमारी नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हमारी कह रही है क्या कि आर की जो वैल्यू है वो जीरो है। आर की वैल्यू जीरो मतलब कि देर इज ए नो रिलेशनशिप एट ऑल, कोई रिलेशनशिप नहीं इनके इन बिटवीन। और सेकंड है हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि कह रही है आर की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि दैट मीन्स देयर इज रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको इसके लिए आपने देख लिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। ओके, सो ये जो रीजन होता है ये अनसर्टेन होता है, ठीक है, यानी कि इस रीजन में जो अगर वैल्यू आ जाती है तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो जाती है, और इस रीजन को हम मानते हैं, हम इसे 5% कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि 5% अगर हम टोटल लेंगे तो 2.5% इस साइड आएगा, 2.5% इस साइड एंड 2.5% फॉर दिस साइड, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा 5% सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, और समटाइम्स हम 1% भी लेते हैं, ठीक है, बट जनरली क्या स्टैंडर्ड है 5%, ठीक है, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू, n क्या है नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, अगर वो 5 है और r की वैल्यू ये है, ठीक है, 0.878 मीन्स दैट देर इज ए ओनली 5% चांस ऑफ गेटिंग ए रिजल्ट ऑफ इतना और ग्रेटर इफ देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है, यानी कि अगर हमारी वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है दैट मीन्स देर इज ओनली 5% चांस ऑफ गेटिंग ए रिजल्ट ऑफ दिस और ग्रेटर फॉर नो कोरिलेशन। अगर कोई उनके बीच में कोरिलेशन नहीं है तो सिर्फ 5% चांस है, ठीक है, कि r की वैल्यू अगर हमारी ये है तो, ठीक है, कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। सच अ वैल्यू देयरफॉर इंडिकेट द लाइकली एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ओके, देखिए दोनों बातों में डिफरेंस है, एक है हमारा 95% रीजन और एक है हमारा 5% रीजन। ये जो हमारा हमने दोनों साइड टेल पे लिया है तो इन दोनों का सम जो है 5% है, तो ये हमारा टेल जो टेल है वो 5% है और ये जो हमारा मिडल है वो 95% है। तो जो 95% रीजन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट ये जो 5% है, ठीक है, जो टेल्स पे 5% है, ठीक है, वो भी एक्चुअली वैसे तो रिप्रेजेंट कर रहा है नो रिलेशनशिप, बट क्योंकि वहाँ पे डेटा इतना ज़्यादा नहीं है
ठीक है, क्योंकि डेटा वहाँ पे बहुत ही कम है, तो इसलिए हम कह रहे हैं टेल रीजन जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो 5% रीजन है, अगर डेटा हमारा वहाँ पे लाई करता है, हमारी आर की वैल्यू वहाँ पे लाई करती है, तो हम कह सकते हैं यस देयर इज सम रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू वेरिएबल, ठीक है। बट अगर हमारी वैल्यू इस 95% रीजन में आ जाएगी, तो वहाँ पे स्ट्रांगली हम कहेंगे कि देर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आप कहेंगे कि सर 95% पे हमने नो क्यों बोला है, सिर्फ 5% में यस क्यों बोला है? क्योंकि रिलेशनशिप, क्योंकि 95% ये जो रीजन है ये काफ़ी वीक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इतने वीक रिलेशनशिप का हम क्या करेंगे, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसको यूज़ करने का, ठीक है। तो हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, इसके केस में हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है 0.71, और एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है एन की वैल्यू, ठीक है। सो हमारे लिए 5% जो है दैट विल लाई, तो 10 के लिए एन की वैल्यू 10 है, तो उसके लिए आर की वैल्यू है 0.632 फॉर एन इक्वल्स टू 10, और हमारी वैल्यू क्या है 0.71 है, यानी कि इससे लार्जर है। तो यानी कि वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो ये इस 5% रीजन में लाई कर रही है। अब ये क्योंकि 5% रीजन में लाई कर रही है, तो दैट मीन्स यस हम कह सकते हैं कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल, यानी कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है इस केस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। 95% रीजन में अगर आएगा तो नल नो रिलेशनशिप, और सिर्फ 5% जो है वही हमारे लिए यूजफुल है, और वो जो 5% है तो उस केस में हमारे ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं यस देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ओके। सो यानी कि जो हमारा जो हमने 0.71 वैल्यू निकाली है वो उसका सिग्निफिकेंस है, क्लियर, ठीक है। तो ये टेबल भी यहाँ पर आपको शो की गई है 5% के लिए, और एक आपको 1% के लिए भी यहाँ पे शो की गई, तो 0.05 और ये 1% के लिए 0.01, ठीक है। तो टू टेल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको गिवन है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंस का क्या रोल है। अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है तो ये आपको क्लियर हो ही जाएगा, ओके। तो सेम एग्जांपल, और इसके लिए मैंने आपको भी फाइंड आउट करके बता दिया है। द नेक्स्ट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो रैंक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये हम तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं रैंक की। फॉर एग्जांपल ये जज है, ठीक है, और जज ने जो है ये हमारे 10 पार्टिसिपेंट्स हैं और उनको रैंक वाइज रैंक अलॉट की है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो उस केस में जब हमारे पास इस टाइप का सिस्टम होता है, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करें कोरिलेशन, कि दोनों जो जजेस ने जो रैंक अलॉट की है इन 10 पार्टिसिपेंट्स को, क्या उनके बीच में कोई कोरिलेशन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये है, आर एस इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये इक्वली होता है वो जो प्रीवियस फॉर्मूला है, बट ये थोड़ा सिंपल होता है इसको यूज करना, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं जब हमारे पास रैंक वाला सिस्टम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डी है वो क्या है, सिंपली एक्स माइनस वाई, द डिफरेंस इन रैंकिंग, तो इसलिए ये सूटेबल है इसको यूज करना। कैसे देखें, बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमें डी चाहिए होगा, तो डी की वैल्यू क्या है, ये आपका डिफरेंस है रैंकिंग का। तो 6 माइनस 2 ये आ जाएगा हमारा -4, एंड दिस विल बी 0, देन -1 2 2 0 3 -2 -2 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव हटाएंगे तो 4 4 16 0 1 2 सॉरी 4 4 0 9 4 4 4, ठीक है। और उसका हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए, तो समेशन चाहिए तो इनको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लेते हैं जल्दी से कैलसी की तरफ। 16 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से आंसर आ रहा है 46, सो 46, ओके। और क्या चाहिए हमें, तो आर एस इक्वल्स टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 46 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 10 है, क्योंकि 10 पार्टिसिपेंट है, 10 स्क्वायर माइनस 1, देखिए कितना ईजी है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं,
1 माइनस ब्रैकेट में 6 इंटू 46 इक्वल्स टू, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। हाँ ये इस ऐसे आएगा 1 माइनस, ओके 1 माइनस 6 इंटू 46, क्योंकि यस ये आया 276 डिवाइडेड बाई, and 99 into 10 will be 990. Okay, so 276 divided by 990 will equals to 0.278. 1 minus answer is 0.7212. so यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा 0.7212। तो यहाँ पर भी दैट मीन्स कि रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या है 10 है और r की वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है। इसके लिए भी एक टेबल होगी, ठीक है। जैसे कि सिग्निफिकेंस अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया था फॉर पियर्सन, सेम इसलिए इसके लिए भी एक टेबल होगी और उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट है वैल्यू या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये इजी होता है मतलब फाइंड आउट करना इस फॉर्मूले को यूज करके, अगर हमें रैंक गिवन है तो रैंक के टाइम पे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखा आपने कितनी जल्दी फाइंड आउट कर लिया, इसके लिए हमें कुछ भी वो फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वो, तो रैंक के केस में हम इसे यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो -1 टू परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि बिल्कुल ही अपोजिट है जज का। जो मान लीजिए जज, जो फर्स्ट जज है उसने अगर किसी को 10 पोजीशन अलॉट की है, तो जो आपका सेकंड जज है वो उसको फर्स्ट पोजीशन अलॉट कर रहा है। तो ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट नेगेटिव है, बिल्कुल दोनों जज की जो जजमेंट है वो बिल्कुल अपोजिट है। और 1 का मतलब क्या है, R इक्वल्स टू 1 मीन्स उनका जो जजमेंट है वो परफेक्टली अलाइन कर रहा है। जिस जज को फर्स्ट वाले जज ने 1 पोजीशन दिया उसको सेकंड ने भी फर्स्ट पोजीशन अलॉट की है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो यहाँ पर भी इस डेटा का जो है ये आपका स्कैटर प्लॉट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट्स काफ़ी क्लोज हैं इस लाइन के, क्लियर। एक होता है कहीं कहीं पे क्या होता है, टाइड हो जाता है। टाई मतलब कि एक ही पोजीशन को दो पर्सन को अलॉट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो जज फर्स्ट है उसने पहले क्या है, एक को दिए 1 और 2 लोगों को उसने सेकंड पोजीशन अलॉट कर दिया है, ठीक है। यानी कि जो सेकंड और थर्ड है, जो पोजीशन सेकंड और थर्ड पोजीशन थी वो 2 लोगों को दी गई है और उनको क्या है उसने टू टू दोनों को सेकंड सेकंड पोजीशन दे दी है। और उसके बाद उसने जो है नेक्स्ट पोजीशन लिया 4, क्योंकि 3 और 2 जो है वो उसने सेम पर्सन को दे दिया। देन 5 7 इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में डेटा गिवन है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो 2 पोजीशन हैं, ठीक है, उनका सम करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये सेकंड पोजीशन थी, ये थर्ड पोजीशन थी, बट उन दोनों को उसने क्या है सेकंड सेकंड अलॉट कर दिया टाई की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 2.5। तो हम इस 2 की जगह पर यहाँ पे क्या यूज करेंगे 2.5 एंड 2.5, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो इसको टाई रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो मैंने यहाँ पे इसमें डाला नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। उस केस में फॉर्मूला सेम ही रहता है, बट वहाँ पे क्या है, ये जो क्योंकि 2 पोजीशन पे सेम ही सेम रैंक अलॉट हुई है, तो उसके लिए हम क्या है उनको उनका एवरेज निकाल करके हाफ हाफ मतलब कर देंगे 2.5 2.5, ठीक है। इसी तरीके से कई बार हो सकता है कि वो उसको अलॉट कर दे 4 5 एंड जो 6 रैंक है उन तीनों को वो क्या है 4 4 रैंक अलॉट कर दे। तो उस केस में हम क्या करेंगे 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 10 और 5 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी 5। तो यानी कि उस केस में हम 4 यूज़ नहीं करेंगे, उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे 5 5 5, तीनों को 5 लिखेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब लास्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज लीनियर रिग्रेशन, यानी कि अब हमें वो जो लाइन है, ठीक है, वो पॉजिटिव या जो नेगेटिव लाइन है और उसके जो इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना है, यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी। और इसमें फाइंड आउट करने वाली 2 चीज़ें हैं। देखिए y और m तो वेरिएबल है, और सॉरी x, y और x वेरिएबल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि m और c क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं और इनकी वैल्यू में पता करनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो m है उसको b से रिप्रेजेंट किया है और जो स्लोप है c उसको इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है a से, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, जिसमें से ये फॉर्मूला तो आपको याद भी नहीं करना है क्योंकि ये आपका यही फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपली बस इसके ऊपर क्या है बार लगा दिया, बार मतलब मीन वैल्यू, ठीक है। सो इससे आपको a की वैल्यू फाइंड आउट आप यहाँ से कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, बट इसके लिए आपको b चाहिए होगा। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो है ये, ठीक है।
ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बट एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, कोरिलेशन के फॉर्मूलेस हैं जो मैंने अभी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देखा था, विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। एक बार लिख करके जरूर देखें सारे फॉर्मूले, तभी याद होंगे, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर आप भूल सकते हैं। नीचे क्या था, नीचे था हमारा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट भी था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट पियर्सन का, ठीक है। और ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये हमारा बी यानी कि स्लोप फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट तो आप देख सकते हैं सेम ही है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है और अंडर रूट भी नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है। और वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अंडर रूट यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही थी, बट यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं है। तो चलिए मैं उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊँगा, सिंपली बस आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद करना है और इसको यूज़ करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। और नीचे देखिए क्या है, एक्स है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टू फाइंड लीनियर रिग्रेशन, और इसके लिए सेम क्वेश्चन। और इसके लिए हमें याद है कि एक्स बार की वैल्यू आई थिंक थी इसके लिए 17 एंड वाई बार यानी कि जो मीन था दैट इज 30 था आई थिंक इसका, ठीक है। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करने लीनियर लाइन इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ओके। और एम यहाँ पर स्लोप है और स्लोप का फॉर्मूला भी हमने पीछे देख लिया। तो सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड आउट करना होता है, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला हमारे पास है और इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, तो ये सारी वैल्यूज़ हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं, कोई नहीं, नो इशू, ठीक है। तो 17 माइनस 20 विल बी 3 एंड दिस विल बी 6 एंड देन 2 एंड 9 माइनस 9 एंड 29 के लिए हो जाएगा 17, सो 3 एंड 9 12, then 14 will be minus 3 minus 6 minus 6 plus 3 0 and 0, okay। Similarly y minus y bar हमें फाइंड आउट करना होगा और that is 30 0 5 minus 9 3 3 minus 4 minus 8 plus 1 and plus 3 plus 6, ओके। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, और इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 टाइम्स 0 0 6 30 81 36 9 माइनस 9 सॉरी 24 प्लस का 48 3 0 0, ओके। एंड लास्ट में हमारे पास क्या बच गया है, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, यस, हाँ लास्ट बच गया हमारा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करना है और उसका सम करना है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 339 36 81 144 9 36 36 9 0 0, ओके। तो अब हमें इसका सम और इसका सम चाहिए बस, और हमारा हो जाएगा। जल्दी कर लेते हैं, 9 प्लस 36 प्लस 81 प्लस 144 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 9, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 3360, ठीक है। और 30 प्लस 81 प्लस 36 प्लस -9, ओके सर -9, देन प्लस 24 प्लस 48 प्लस 3 213 यहाँ से आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना अपने आप से, और ये सब आ गया। तो अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। m के लिए हमें समेशन चाहिए था इसका प्रोडक्ट का, ये आ गया हमारा 213 डिवाइडेड बाई, और ये हमें चाहिए था x का, दैट इज 360। तो एक दो मतलब आप एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो उसमें ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें। तो यहाँ से आंसर आ रहा है, स्लोप आ रहा है 0.591, ठीक है। और 6 ले लें तो ये हो जाएगा 0.592, ओके। तो m की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू। c के लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा था पीछे, क्या था, y बार इक्वल्स टू m x बार प्लस c, और c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फिर एम एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है। सो m की वैल्यू अभी हमने देखी है 0.592, x बार की वैल्यू हमें पता है दैट इज 17
वाह, और माइनस वाई बार क्या है, वाई बार है हमारा 30। ओके, तो यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कितना आएगा आंसर, 0.592 इंटू 17 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 19.936। सो ये आंसर हमारा यहाँ से आ रहा है। ओके, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दिया आई थिंक, यस, ये प्लस ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और मैंने इसको भेज दिया। ओके चलिए कोई नहीं, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, तो ये माइनस सी आया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 19.936। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ओके, सो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है ये अराउंड 20 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो लाइन है लीनियर लाइन इक्वेशन। ठीक है, स्लोप हमने देख लिया, स्लोप कितना आ रहा है 0.59 तो आ रहे, और इसको अगर हमें एंगल में फाइंड आउट करना है तो ये टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होगा। कैलसी में हम डालेंगे टेन इनवर्स ऑफ 0.592, और यहाँ से आंसर आ रहा है 30.625। सो जो ये जो एंगल है, एंगल की बात करें तो है 30.6 डिग्री। ठीक है, तो ये जो लाइन है आप 30.6 डिग्री पे अगर इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये आपकी लीनियर लाइन इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, एक और मेथड है जिससे आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको एंगल नहीं पता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.592 इंटू एक्स प्लस, और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है लेट्स से 20। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब आप क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू जो भी आप पुट करेंगे उसके लिए आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक बार आप x1 ले लेते हैं, x1 क्या ले लें, लेट्स से x1 f20, और एक आप x2 ले लीजिए लेट्स से 40, 40 तो है नहीं, आउट ऑफ 30 मार्क्स है। ठीक है, सो 15 ले लीजिए। ठीक है, तो इससे इसके बाद आपके पास एक y1 आ जाएगा और एक y2 वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए। एक आ जाएगा आपके पास x2 y2, और एक आ जाएगा x1 y1। ठीक है, तो एक मान लीजिए पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, दोनों के बीच स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो भी हमने मेथड यूज किया ये हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन। ओके, और इस इक्वेशन से फिर हमने लीनियर लाइन भी ड्रॉ कर लिया अपने ग्राफ में। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन इनके करते हैं। ठीक है, सो हमारा कोरिलेशन भी आपने देख लिया, पियर्सन मेथड देख लिया, और उसके बाद रैंक कोरिलेशन का भी देख लिया, और हमने लीनियर रिग्रेशन भी देख लिया। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। तो ये गेट 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई और दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, तो थ्री कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको, तो ये x1, ये x2 एंड दिस वन इज x3, और सिमिलरली आपका y3 है, ये आपका y1 है, और ये y2। ठीक है, तो तीन आपको वैल्यूज दें। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो इसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, मेथड मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, सो और इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है पहले ही से ही यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये लीनियर रिग्रेशन और ये कोरिलेशन के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर GATE एग्जाम।